देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और आज देवभूमि के दंगल में बात करेंगे आपदा को कितनी तैयार सरकार। प्रदेश में मानसून हर बार आता है लेकिन हर बार अपनी तबाही के निशान छोड़ जाता है। जी हां, आपको बता दें कि प्रदेश में मानसून की दस्तक हो चली है तो वहीं पहाड़ों पर हो रही मूसलाधार बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है, जिसमें सरकार के साथ साथ पूरा प्रशासनिक मौसम की हर परिस्थिति से निपटने के लिए जुटा हुआ है। मौसम से अभी तक कई राजमार्ग प्रभावित हुए तो कई नदी नाले अपनी उफान में बह रहे हैं, जिसके चलते प्रशासन ने नदी किनारे रहे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी। तो इसके साथ ही पहाड़ के कई इलाकों में लैंडस्लाइड होने की वजह से रास्ते बाधित हैं। अब तक 135 से ज्यादा सड़कों को नुकसान हो चला है। आने वाले अभी तक कुछ दिनों में बारिश से राहत नजर नहीं आती। अब देखना यह है कि आखिरकार सरकार की जो तैयारियां हैं वो धरातल पर लोगों के लिए कितनी मददगार साबित होगी। चर्चा आज इसी पर, देखिए रिपोर्ट। मानसून को लेकर भाजपा का मानना है कि पुष्कर सिंह धामी सरकार ने अपनी पूरी तैयारी की हुई है, जिसके चलते तमाम आपदा संबंधित विभागों के अधिकारियों को 3 महीने तक कोई भी छुट्टी न देने के साथ साथ जिले के तमाम इलाकों में अपनी निगाह बनाई हुई है, ताकि प्रदेश में आने वाले यात्रियों को किसी भी तरीके की असुविधा न सरकार के द्वारा कर ली गई है, जिसके तहत उन्होंने अधिकारियों को किसी प्रकार से छुट्टी न पर जाने के निर्देश दिए हैं। वहीं कर्मचारियों को जो जिसकी ड्यूटी जहां पर है उनकी छुट्टी स्वीकृत न करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही अगर विशेष परिस्थिति में कोई कर्मचारी या कोई अधिकारी छुट्टी पर जाता है तो उसके स्थान पर प्रत्यस्थानी की नियुक्ति अनिवार्य कर दी गई है। इस प्रकार से हमारी सरकार के द्वारा पूरे प्रदेश के अंदर आपदा को लेकर के मानसून के कारण जो नुकसान होने की जो वो रहती है उसको लेकर पूरी तैयारी कर ली गई। किसी प्रकार से हमारे प्रदेश की जनता को और बाहर से आने वाले यात्रियों को किसी प्रकार की कठिनाई न हो, उसके लिए सरकार पूरी तरह से तैयारी कर रखी है। प्रदेश में विपक्ष की भूमिका निभा रही कांग्रेस पार्टी लगातार मानसून की तैयारियों को लेकर सवाल उठा रही है। कांग्रेस का मानना है कि प्रदेश में कोई भी तैयारी राज्य सरकार ने ऐसी नहीं की जहां जल भराव के साथ साथ रोड को दुरुस्त करने का काम मानसून से पहले कर लिया गया हो। पूरे प्रदेश में बारिश से बुरा हाल है और जल भराव के कारण सड़कों पर निकलना भी दुश्वार है, जो सरकार की पोल खुलता नजर आ रहा है। जगह ऐसी है जहां लगातार पानी भरा हुआ है और ये सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है, जबकि लगातार सरकार का ध्यान तमाम लोगों ने आकर्षित किया है कि मानसून आने वाला है, या तो आप स्मार्ट सिटी का काम टाइम पर करवाइए और अगर टाइम पर नहीं होता तो फिर आप खुदाई मत कीजिए। अब इन्होंने ऐन मौके पर सारी सड़कें भी खोद दी हैं, सारी गलियां भी खोद दी हैं। कहीं सीवरेज डल रहा है तो सीवरेज डालने के बाद इन्होंने जो मिट्टी उसके ऊपर से डाली है उसके नीचे पत्थर नहीं डाले। अगर कहीं कोई वाहन निकलता तो वाहन भी फंस जा रहा है। ये सरकार कहती कुछ है करती कुछ है, लेकिन अभी आज तो स्थिति ये है। थोड़े दिन बाद जिस तरह का हाई अलर्ट यहाँ पर है, लगातार अगर बारिश होती रही तो मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा दिक्कतें लोगों को आने वाली है। की वजह से स्कूल में पूरा पानी भर चुका है, जिसकी वजह से क्लासरूम तक भी पानी चले गया है। बच्चों को उतारने में जाने में बहुत दिक्कतें हो रही है और ये इसके लिए हम समझते हैं कि एनएच रिस्पॉन्सिबल है। इनका ड्रेनिंग सिस्टम जो है सही नहीं लग रहा, सारा पानी पूरा गुलाबराय भरावर का पानी जाके स्कूल में आ रहा है। यहाँ पे नारदाना बंद कर दिया गया है, ये नारदाना खोला जाए और इस गदेरे में पूरे आरसीसी ब्लॉक लगाए जाए ताकि इनके मकान बचे। और ये नाली पूरे बाजार की नाली, आज बाजार में पानी घुसा हुआ है, अच्छे ढंग से नाली बन जाए। और सुबह से फोन कर रही हूँ लेकिन अभी तक कोई भी उच्च अधिकारी यहाँ नहीं पहुँचा। क्या इन लोगों की जो जिंदगी है ये कोई मायने नहीं रखती? आपदा कंट्रोल रूम काहे के लिए बना हुआ है? जानकारों की माने तो प्रदेश सरकार ने मानसून से निपटने के लिए अभी तक कोई सटीक तैयारी प्रदेश में नहीं की है। हाल ही में हुई बारिश से सड़कों का बुरा हाल है तो वहीं बिजली पानी से भी लोग प्रभावित हुए हैं। सरकार को जरूरत है कि मानसून को लेकर अभी से सतर्क रहे, नहीं तो इसका खामियाजा आम जनता को उठाना पड़ेगा।
देहरादून सहित तमाम राज्य के नगर निगम नगर पालिकाएं जो होनी चाहिए इनको सतर्क करना चाहिए। यहाँ पर एक्स्ट्रा टीमें जो है रात जो 24 घंटे वर्क वाली टीमें रहनी चाहिए, जो सुबह दोपहर शाम और रात लगभग 24 घंटे काम करे टीमें। तो कहीं ना कहीं आपदा प्रबंधन को लेकर सरकार को अभी सक्रिय होने की जरूरत है। अभी समीक्षा बैठकें लगातार होनी चाहिए और धरातल पर काम दिखना चाहिए, क्योंकि अभी केवल 4-5 दिन ही बरसात हुई है और इस बरसात में राज्य की कम से कम 1 दर्जन से अधिक सड़कें इससे इफेक्ट हुई हैं। सड़कें बंद हैं, जगह जगह बोल्डर सड़क पे आ चुके हैं, स्लाइडिंग हो रही है। देहरादून सहित तमाम जो बड़े शहर हैं वहां सड़कों में पानी है। तो इसको लेकर अगर सरकार नहीं चेती तो आने वाले दिन जो है मानसून का भयावह रूप हम लोगों को देखने को मिलेगा। प्रदेश में जब भी मानसून आया तभी कुछ घंटों की बारिश में सरकार की तैयारियों पर पोल खुलता दिखाई दिया है। हर बार सरकार मानसून से पहले बड़े बड़े दाव अपनी व्यवस्था को लेकर करती रही है, लेकिन धरातल में जब मानसून आता है तो हकीकत बयां कर जाता है। सरकार को जरूरत है इस तरीके के मौसम से निपटने के लिए धरातल पर कोई ठोस प्लान बनाने की, ताकि इस प्रदेश की जनता को बारिश के कहर से डर न सताए। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड। जी हाँ, तो आपको बता दें कि उत्तराखंड में बारिश के बाद बाढ़ जो है उसका पुराना रिश्ता है उत्तराखंड से। ऐसे में सरकार जो है वो दावे कर रही है कि हमने पूरी तैयारियां कर रखी हैं, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत जो है वो जनता को नहीं होगी। लेकिन विपक्ष के जो दावे हैं, विपक्ष का साफ कहना है कि सरकार ने किसी भी तरीके का कोई भी काम जो है वो नहीं किया है, किसी भी तरीके की कोई मदद जो है वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। इस तरीके की बातें विपक्ष द्वारा कही जा रही है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि धरातल पर किस तरीके से काम किया गया है इस मॉनसून में, ताकि लोगों को दिक्कतें ना हो। साथ ही साथ विपक्ष का क्या कहना है वो भी जानेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। संजीव वर्मा जी भाजपा प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वसी जैदी जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संगीता शर्मा जी आम आदमी पार्टी प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। पीसी थपलियाल जी वरिष्ठ यूकेडी नेता है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले संजीव जी शुरुआत आपसे करूंगी मैं। तैयारियों की अगर बात करें तो आपदा को लेकर कितनी तैयार है सरकार? सबसे पहले तो मैं क्योंकि सभी की प्रतिक्रिया लूंगी तो चाहूंगी कि कम शब्दों में अपनी बात को पूरा करें। संजीव जी आवाज नहीं आ रही आपकी। आ रही है? जी जी। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी डे टू डे अधिकारियों की बैठक ले रहे हैं और तमाम जगहों का आकलन किया जा रहा है। जहां पर भी किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत है तो उसको दुरुस्त करने के दिशा निर्देश सभी अधिकारियों को दिए जा रहे हैं। सभी अधिकारियों को, कर्मचारियों को अगले 3 महीने तक सभी की छुट्टियां निरस्त कर दी गई हैं और हमारा जितना भी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, उन सभी को संवेदनशील और अति संवेदनशील स्थानों पर डिप्लॉय कर दिया गया है। जो भी मार्ग भूस्खलन की वजह से कहीं पर भी बाधित हो रहे हैं वहां पर जेसीबी और बड़ी हैवी मशीन्स डिप्लॉय कर दी गई हैं ताकि रोड्स किसी भी तरीके से बाधित ना हो पाए और तमाम जगहों पर जहां पर कहीं पर भी आपदा संभावित क्षेत्र हैं उन सभी जगहों पर रसद की पर्याप्त व्यवस्था सरकार के द्वारा कर दी गई है और कुमाऊं में और गढ़वाल में एक हेलीकॉप्टर को हर समय तैयार रहने के लिए डिप्लॉय कर दिया गया है। एयर एम्बुलेंस हमने डिप्लॉय कर दी गई है और तमाम जितने भी हमारे कर्मचारी अधिकारी हैं उन सबको ये निर्देश दिए गए हैं किसी भी प्रकार की हीला हवाली कहीं पर भी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डॉक्टर्स की टीम को हर समय तैयार रहने के लिए हिदायत दे दी गई है और लगातार हर क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कोई भी डिजास्टर ना होने पाए उसके लिए कर्मचारियों को और तमाम फोर्सेस को हर पल तैयार रहने के जो निर्देश हैं वो सरकार के द्वारा दिए गए हैं। ठीक है संजीव जी। जी संजीव जी, इस पर आगे मैं विस्तार से चर्चा करूंगी। कांग्रेस से वसी जैदी जी हमारे साथ जुड़े हुए। जैदी साहब, क्या लगता है कितना तैयार है सरकार? शुक्ला जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपदा ग्रस्त हमारा हर साल आपदा प्रभावित हमारे कई क्षेत्र रहते हैं और आपदा प्रबंधन कितना तैयार रहता है ये सबसे बड़ा।
फिर अभी आज ग्रुप मीटिंग में फिर नहीं दौरे पर कहीं देख लिया ना तो चाहिए डिसाइड एडिटोरियल डेप्थ तो दिख ही नहीं रही है, जिसका पूरा होता है और एडिटोरियल डेप्थ बहुत। जयदी जी अपनी बात को पूरा करें। जी वसी जयदी जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी। तो शुक्ला जी मैं यही कह रहा था, सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम आपदा के बाद रिस्पांस टाइम बहुत ज्यादा मायने रखता है। ये प्राकृतिक आपदा होती है उत्तराखंड के अंदर, हम शुरू से हर साल देखते हैं और हर साल पिछले साल के अगर मैं आपको आकलन बताऊं तो करीब 7,000 करोड़ रुपए का आपदा से नुकसान हुआ था प्रदेश। तो हर साल हजारों करोड़ रुपए का नुकसान झेलते हैं, हर साल हम हजारों लोगों की जिंदगी हमारे हाथ से छीन जाती है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकार कितनी गंभीरता से काम करती है। रिस्पांस टाइम बड़ा अहम होता है इसके अंदर। और ये देखा गया अभी भी केदार काठा के अंदर 22 सड़कें बंद है, प्रदेश के अंदर 50 से ऊपर सड़कें बंद है। और प्रदेश के अंदर अभी भी आपदा कई जगहों पर ऐसा होता है कि हर साल कुछ ऐसे स्पॉट होते हैं जहां हर साल वो सड़कें वहां पर मलबा आता है और वो सड़क बंद हो जाती है। कई सारे ऐसे स्पॉट चिन्हित होते हैं और हर साल हम उन स्पॉट की बात करते हैं और उसके बाद हर साल हम उन नए स्पॉट पर फिर वही सब चीजें देखते हैं। सरकार उसका सर्वे नहीं करा पाती है। पिछली बार भी ये हमारे मामले पर चर्चा हुई थी तो कहा गया था कि ड्रोन सर्वे होगा उन सभी सड़कों का जहां पर हर साल आपदा आती है। अभी तक कोई ड्रोन सर्वे किसी चीज का नहीं हुआ। आपदा की एक मीटिंग पिछले महीने हुई थी जून में, जिसमें सभी कर्मियों को भी बुलाया गया था, अलग अलग विभागों से भी लोग बुलाए गए थे। उसके बाद पिछले हफ्ते भी मुख्यमंत्री ने आपदा की मीटिंग की थी और अभी आपके चैनल पर ही एक महिला बोल रही थी कि सुबह से कॉल कर रखा है, किसी अधिकारी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। हम यहीं पर आकर फेल हो जाते हैं कि हमारा रिस्पॉन्स टाइम बहुत ज्यादा होता है। सड़कें तो खुलती हैं, 2 दिन में खुलती हैं, 1 दिन में खुलती हैं, 10 घंटे में खुलती है, 8 घंटे में खुलती है, लेकिन सवाल यह है कि वो खुलने में समय कितना लेती है, ये बहुत मायने रखता है। और जिस तरह से उसके बाद हम मुआवजा राशि की बात करते थे, पिछली बार भी ये सब चर्चा उठ रही थी कि मुआवजा राशि कितनी करती है। अभी एक घर अगर पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त होता है तो करीब 1,10,000 रुपए के आसपास मिलते हैं और अगर वो अंशकालीन थोड़ा सा कम क्षतिग्रस्त होता है तो उसे 50,000 40,000 रुपए के आसपास मिलते हैं। ठीक है जयदी साहब, सुनिए अभी इस पर आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे और संजीव जी इसका जवाब मैं आपसे अभी थोड़ी देर में लूंगी। संगीता जी लगातार हमारे साथ बने हुए आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता है। संगीता जी क्या कुछ कहना है, कितना तैयार है सरकार आपदा को लेकर? जी जैसे उत्तराखंड आपदा प्रभावित राज्य है और यहाँ लगातार हम आपदाओं को आते हुए देखते हैं जी, और यहाँ हमें लगातार बहुत बड़े बड़े जख्म दे करके जाती है और हर साल यही होता है जी। लेकिन सरकार जो एक ठोस नीति इसके लिए बनानी चाहिए वो अभी भी कहीं दिखाई नहीं देती। हम हर बार राजनीतिक दल होने के नाते एक दूसरे पर आक्षेप लगा देते हैं और 2013 में जिस तरह से बहुगुणा जी की सरकार आपदा के कारण गिरी, लेकिन आज जब वो बीजेपी में है तो वो कुछ नहीं कह रहे, ये एक अलग बात है। लेकिन इसके लिए एक ठोस नीति बनाने की बहुत जरूरत है। हमने आपदा प्रबंधन मंत्रालय बनाया और उत्तराखंड ऐसा पहला राज्य है जिसने इससे रिलेटेड विभागों को बनाया 2005 में, लेकिन अभी भी जिस स्तर पे जमीनी स्तर पे काम होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है क्योंकि हमने अभी थोड़ी सी बारिश देखी और उसमें हमने उत्तराखंड का हाल देख लिया। अभी पिछले दिनों रुद्रप्रयाग में भूस्खलन होता है और एक महिला की जान चली जाती है, 10 लोग घायल हो जाते हैं। बहुत से मोटर मार्ग बंद हैं, जैसे अभी बसी जी ने बताया कि 50 से ज्यादा मोटर मार्ग बंद है। तो इस तरह के हालात जो उत्पन्न होते हैं इसके लिए सरकार को पहले से एक बहुत बड़ी तैयारी की आवश्यकता है क्योंकि आपदाओं को हम नहीं रोक सकते, लेकिन उसके लिए तैयारी और एक रूपरेखा के जरिए इसको कम बेशक कर सकते हैं और लोगों की जान न जाए इस पर काम किया जा सकता है। लेकिन सरकार अब कितनी इस पर सीरियस है और ये सब कुछ आगे देखने को मिलेगा, लेकिन अभी तक जो हमने देखा वो बहुत ही सुखद नहीं है क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं देहरादून में भी स्मार्ट सिटी के नाम पर क्या हो रहा है, लगातार गड्ढे खुदे हुए हैं और पानी भर रहा है, तो ऐसा पूरे उत्तराखंड में नजारा देखने को मिल रहा है। ठीक है, तबलिया जी क्या कुछ कहना है आपको इस आपदा को लेकर, कितना तैयार है सरकार? देखो हमारी जो सरकारें हैं जी वो धीरे धीरे 22 साल में उनका जो सबसे नीचे का पायदान वर्किंग होता है, जो ह्यूमन रिसोर्स का जो कर्मचारी होते हैं वो गड़बड़ा गया है। इनका ऊपर के तो अफसरों की बहुत बड़ी लाइन खड़ी है, लेकिन नीचे क्योंकि हमारा जो क्लास 3 क्लास 4 का एम्प्लॉयमेंट इन्होंने यूपनल के माध्यम से और दूसरा कॉन्ट्रैक्टर्स बेसिस पे कर रहे हैं, उसके कारण इनके पास इन सब जगह चाहे आपदा में हो चाहे हॉस्पिटलों में हो
सब जगह जनता परेशान है, खून के आंसू रो रही है, क्योंकि इन लोगों ये नहीं चाहते हैं कि बहुत बड़ी वर्किंग फोर्स को सरकार ले, क्योंकि इनके पास उनको तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है, क्योंकि खुद राजा महाराजा बन के घूम रहे हैं। इसलिए इन राजा महाराजाओं को कोई प्रॉब्लम नहीं है। देख शट शब्द है, बहुत अच्छा चल रहा है, ये कर दिया वो कर दिया। एनडीआरएफ भी देखो, भाजपा का प्रवक्ता कह रहा है कि एनडीआरएफ भी हमने लगा रखी है। अरे कहाँ लगा रही एनडीआरएफ? तो केंद्र का है। एसडीआरएफ तुम्हारी कहाँ पे है, तुम्हें पता है क्या? और दूसरा जो पहाड़ों की आपदाएं आती हैं उसके लिए, लेकिन डे टू डे जो बारिश के कारण हमारी समस्याएं आ रही हैं जनता को, उसके लिए जैसे नगर निगम के पास स्टाफ होना चाहिए, क्या वो अवेलेबल है? क्या उनके पास? आप ये देखो, पंपिंग मोटर केवल 2 हैं पूरे इतने बड़े देहरादून स्मार्ट सिटी के नाम पे। यहाँ पे एक कदम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कितनी शर्म की बात है। कितने साल हो गए इसको स्मार्ट सिटी किए हुए घोषित, और आज नरक सिटी बन चुकी है देहरादून इन नालायक लोगों के कारण। आज हमारा जो पहाड़ है, निश्चित रूप से आज ऐसा लगता है जैसे मानो सरकार है ही नहीं। कहने के लिए हेलीकॉप्टर और एयर एम्बुलेंस, नाम देखिए आप, और भोली वाली जनता समझ रही है सचमुच हेलीकॉप्टर भी है, एयर एम्बुलेंस भी है, डीआर सब है। कुछ नहीं है इनके पास। ये लोग केवल भगवान भरोसे हैं और शब्दों के जाल में जनता को करने का इनका। थपलिया जी, ठीक है, सरकार दावे कर रही है कि हमने बहुत कुछ जो है वो किया हुआ है। आगे हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ नरेंद्र शेट्टी जी भी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। नरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नरेंद्र जी, सवाल आपसे है कि एक तरफ जहां सरकार ये दावे कर रही है कि हम आपदा से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, हमने सभी तैयारियां कर ली हैं, लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी, इसका खास ख्याल रखा जाएगा, लेकिन वहीं अगर विपक्ष की माने, यहाँ पर जो तमाम पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, अगर हम कांग्रेस प्रवक्ता की माने या फिर संगीता जी की माने और पीसी थपलियाल जी की माने, तो धरातल पर किसी तरीके का कोई काम नहीं किया गया है। इनका कहना है कि स्मार्ट सिटी की बात कही गई थी, लेकिन स्मार्ट सिटी का कार्य जो है वो समय से पहले पूरा कर लेना चाहिए था, लेकिन पूरा नहीं हुआ। क्योंकि बरसात आ गई है तो अब जगह जगह पर खुदाई हो रखी है, तो लोगों को अब उसमें भी दिक्कतें हो रही है और उसकी वजह से भी हादसे हो रहे हैं। इस तरीके की बातें जो है विपक्ष द्वारा कही जा रही है, लेकिन सरकार का कहना है कि हमने पूरी तैयारी की है। क्या कैसे देख रहे हैं इसको? जी देखिए, ऐसा है कि संगीता हो चाहे संगीता शर्मा हो चाहे पीसी थपलियाल जी, इनकी मजबूरियां हो सकती हैं विपक्ष में खड़े होकर, लेकिन मेरी भी मजबूरी नहीं है कि इनकी हर बात में कोई समर्थन करूं। हमें उत्तराखंड को किस तरीके से आगे ले जाना है, उस पूरे परिदृश्य को देखते हुए, आज 22 साल से ऊपर हो गए उत्तराखंड बने हुए, तो उत्तराखंड को जो होना चाहिए था, नरेंद्र जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? नरेंद्र जी की आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। बात यहाँ पर अगर हम करें आपदा प्रबंधन को लेकर, तो एक तरफ जहां सरकार ये दावे कर रही है कि हमने धरातल पर लगभग सारा काम पूरा कर लिया, तो विपक्ष का ये कहना है कि किसी भी तरीके का कोई काम नहीं किया गया है। संजीव जी, आपसे जवाब लूंगी मैं। जिस तरीके से अभी वसी जैदी साहब कह रहे थे कि ड्रोन सर्वे नहीं हुआ है, जहां पर सबसे ज्यादा आपदा आती है वहां पर ड्रोन सर्वे की बात कही गई थी, ये अभी तक पूरा नहीं हुआ। इसको लेकर क्या कुछ कहना है आपको? जी देखिए जी, कांग्रेस पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, या हमारे एक मित्र थपलियाल जी बैठे हैं, वो उनका पता ही नहीं लगता कि वो कांग्रेस में है, यूकेडी में है, आम आदमी पार्टी में है, या कंबाइंड विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। उनका काम केवल और केवल सरकार को गलियाना। थपलियाल जी तो कभी कभी भारतीय जनता पार्टी की भी तारीफ करते हैं, वैसे संजीव जी कभी नहीं करे, नहीं करते कभी हैं, नहीं करी, और तारीफ करें या ना करें, लेकिन कहीं आलोचना का विषय होता है तो आलोचना करनी भी चाहिए। आलोचना से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन अनावश्यक आलोचना वो भी मैं सोचता हूँ नहीं होनी चाहिए, और हमेशा विपक्ष को एक नकारात्मक भूमिका में नहीं आना चाहिए। ये प्रदेश आपका भी है। यदि आप लगातार उत्तराखंड के प्रति एक आलोचनात्मक रवैया रखते हैं, तो आपके चैनल के माध्यम से हजारों लाखों लोग व्यूअर्स हैं, वो भी देख रहे हैं कि उत्तराखंड में आप यदि लगातार इसको डिग्रेड करके बोलने का आप लोग काम करते हैं, तो मैं सोचता हूं कि उत्तराखंड के
एक अदृश्य शत्रु की भूमिका आप लोग निभाते हैं। और जिस तरह से बात रही, हमारी जो एसडीआरएफ है उत्तराखंड की, देश की नंबर 1 एसडीआरएफ है। और हम लोग पिछले जो भी डिजास्टर्स हुए हैं उन सब का, और देखिए उत्तराखंड का जो अपना जो भौगोलिक परिदृश्य है वो और प्रदेशों से बिल्कुल डिफरेंट है, अलग है। इस करके और सरकार ने पूर्ववर्ती जितने भी देवी आपदाएं आई हैं उन सब से सबक लेते हुए और मानसून सीजन आने से पहले ही जितने भी नगर निगम हो, नगर पालिकाएं हो, उन सभी को निर्देश दिए थे कि आपके जितने भी नदी नाले और नालियां हैं जो पॉलीथीन उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करता था। पॉलीथीन के ऊपर सरकार ने पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का काम किया, क्योंकि नालों में और नालियों में पॉलीथीन फंस जाया करती थी और नाले जाम हो जाते थे और उन नालियों का पानी सड़कों पर बहता था। वो भी एक तरह से जनता के लिए परेशानी का सबब होता था। और तमाम हम देहरादून की बात करें या अन्य जिलों की बात करें, तो मैं देहरादून की यदि बात करता हूं तो नगर निगम के द्वारा मानसून सीजन आने से पहले ये काम फरवरी से चालू हो गया था और अभी मई माह तक तमाम जितने भी नालियां हैं, हमारी छोटी बड़ी जितनी भी नालियां हैं, सबका पूरी तरह से सफाई का काम पूरा हो गया है। और आज कोई भी ऐसी सड़क नहीं जिसके ऊपर पानी बरसात का पानी बहता हो। इसका मैं एक बड़ा उदाहरण आपको दे रहा हूं। जो हमारा सर्वे चौक और रायपुर रोड वाला जो एरिया है, वहां पर 4-4, 5-5 फीट पानी मैंने अपने आप देखा है, जो जहां बरसात के सीजन में पानी जमा हो जाया करता था। आज वहां पर कितनी छोटी से छोटी, भारी से भारी बरसात हो जाए, वहां पर 6 इंच भी पानी जमा नहीं होता। तो ये सरकार की तैयारियां हैं, सरकार काम कर रही है और लगातार हर समय सरकार को गलियाने का और सरकार की आलोचना करने का जो हमारे विपक्ष का क्रम है, मैं सोचता हूँ ये अच्छा नहीं है। एक सकारात्मक भूमिका में भी आप आइए, एडवाइस दीजिए। संजीव जी, देखिए आगे हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आपकी तरफ से क्या क्या काम किए गए हैं और विपक्ष जो है वो लगातार ये बात क्यों कह रहा है कि जो काम सरकार द्वारा कहे जा रहे हैं कि किए गए हैं वो धरातल पर नजर नहीं आ रहे। चर्चा इसी पर रुकिंग छोड़ से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है रामा हॉस्पिटल, किफायती एवं बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। के न्यूज की खास पेशकश, सप्तांत में देखिए कट्टरता का वार, कितने किरदार, इस शनिवार रविवार रात 8 बजे और 10 डेज टारगेट चेस इस शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आज देवभूमि के दंगल में हम बात कर रहे हैं आपदा को लेकर कितनी तैयार है सरकार। एक तरफ जहां सरकार के दावे हैं कि उन्होंने आपदा को लेकर पूरी तैयारियां कर ली हैं, जगह जगह पर अक्सर जो है आपदा को लेकर मीटिंग की जा रही है, साथ ही साथ बैठकें की जा रही हैं, तो विपक्ष का आरोप है कि किसी भी तरीके का कोई भी काम धरातल पर नजर नहीं आ रहा है। और आज हम इसी पर चर्चा करें। लगातार हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं और वसी जदी साहब का हम रुख करेंगे। जदी साहब, यहाँ पर अगर हम संजीव जी को सुने तो संजीव जी का ये साफ कहना है कि पूरी तरीके से सरकार जो है वो काम कर रही है आपदा को लेकर। जहां पर पहले नाले नालियां जो हैं वो भरी हुई पाई जाती थी, जैसे कि भी कुछ एग्जांपल्स भी यहाँ पर दिए हैं संजीव जी ने, उनका कहना है कि अब वहां पर बिल्कुल साफ नजर आता है बरसात के दिनों में। संजीव जी ने पार्टी का पक्ष रखा है
संजीव जी का पार्टी का पक्ष उनके लिए स्वागत योग्य कदम हो सकता है, लेकिन संजीव जी शायद शहर में ज्यादा घूमते नहीं है। देहरादून में पार्टी कार्यालय से घर पर और घर से पार्टी कार्यालय पर रायपुर रोड जरूर आना पड़ता होगा, लेकिन आप निकल कर देखिए संजीव जी बाकी और शहर के अंदर भी क्या स्थिति है। दरअसल प्रॉब्लम यहाँ की है शुक्ला जी के हम जो विकास के कार्य जैसे ड्रेनेज का काम होना है, नालियों का निर्माण होना है, सीवर सिस्टम बनना है, स्मार्ट सिटी का काम लंबे समय से लंबित है। ये सारे काम सरकार की या सबकी मंशा हो सकती है कि हम किसी तरह से जून से पहले उन्हें पूरा कर लें। अगर जून से पहले मानसून से पहले उन्हें पूरा कर लिया जाता है तो उनके पास इतना समय होता है कि जो बाकी उसके ऊपर कोटिंग होनी है, पीडब्ल्यूडी का काम होना है, वो काम महीने भर में पूरा हो जाए, तो इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि यहाँ पर विभागों का तालमेल मैंने देखा है शहर के अंदर की बड़ी समस्या है। बिजली विभाग का पीडब्ल्यूडी के साथ तालमेल नहीं है, तो उसका बाकी और विभागों के साथ तालमेल नहीं है, तो सड़कें अगर खोद कर छोड़ दी तो वो कई महीनों तक खुदी हुई पड़ी रहती है। सड़कों पर अगर मिट्टी पड़ी है तो कई महीनों तक मिट्टी पड़ी रहती है, उसके बाद किसी का ध्यान नहीं जाता, तो समस्या यहाँ पर आती है। और शहर की जैसी व्यवस्था है यहाँ पर जो पानी के निकासी का सिस्टम है, तो उसके ऊपर एक जो नालियों का निर्माण है और नाली को साफ रखना कितना जरूरी है, ये समझ जैसे कि आप रायपुर रोड की बात कर रहे थे कि आपने खुद 4-5 फुट तक पानी देखा है, तो रायपुर रोड के अलावा अगर आप नीचे की तरफ जाएंगे, अगर मैं आईएसबीटी के आसपास की बात करूँ, माजरे की बात करूँ, किलोमीटर टाउन की बात करूँ, सुभाष नगर की बात करूँ, मोहब्बे वाले की बात करूँ, तो बड़ी वहां पर समस्या रहती है। पूरे शहर का एकदम से तेजी से पानी जाता है, उसके बाद पानी की निकासी नहीं हो पाती है। तो मैं अपने इससे पहले उनसे चीजों पर बात कर रहा था कि समस्या आती है कि हमारे पास रिस्पॉन्स टाइम का क्या होता है। अगर कहीं पर कोई इस तरह की आपदा आई है, कोई तरह की परेशानी आई है, तो लोग उस पर कॉलिंग करते हैं, कॉलिंग के बाद वो टीम कितने टाइम में पहुंचती है, ये सबसे बड़ा एक मायने रखता है। और मैं समझता हूँ कि भाजपा की सरकार यहाँ कर फेल हो जाती है क्योंकि इनके पास फीडबैक नहीं होता, इनके पास रिस्पॉन्स। संजीव जी जवाब चाहूंगी आपसे। किस तरह काम कर रहे हैं, कांग्रेस की आदत हो गई है, इनको विकास दिखाई नहीं देता। सबलिया जी इसके बाद आपके पास आलोचना की दृष्टि से देखते हैं, हर चीज को आलोचना की दृष्टि से देखते हैं। आपको सफाई दिखाई नहीं दे रही, आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि जितना सेवर सिस्टम हम लोग डेवलप कर चुके हैं वो आपको दिखाई नहीं देता है, जितनी हम डक्स बना चुके हैं वो आपको दिखाई नहीं दे रही है, जितनी नालियों की सफाई अभी मई माह तक, फरवरी से लेके मई माह तक हुई है, वो आपको दिखाई नहीं देगी। अरे मेरे भाई मैं वो चश्मा कहाँ से लाऊं, वो चश्मा कहाँ से लाऊं जिससे आप लोगों को दिखाई देने लगे। आप लोगों को विकास दिखाई देता नहीं ना, आपकी आदत आलोचना की हो गई है, आप लोगों की आदत पड़ गई है आलोचना करने की। उसका इलाज हमारे पास नहीं है, उसका इलाज हमारे पास नहीं है। कितना आप लोग मेरे भाई आपको फ्लाईओवर्स दिखाई नहीं देते, आपको टनल्स दिखाई नहीं देती, आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्टअप हुआ है वो दिखाई नहीं देता, वो नए फ्लाईओवर्स दिखाई नहीं देते, नया भारत बनाया इन्होंने। जहाँ सड़क बनती थी और तीसरे चौथे दिन डिपार्टमेंट्स के लोग गेंदी फावड़ा लेके आ जाते थे, सड़कों को खोद दिया करते थे। अब जो डक्स बन गई हैं उसमें जितने भी हमारे बिजली विभाग हो, चाहे सीवर का विभाग हो, चाहे अन्य रखा है इनके बारे में, डक्स के अंदर टेलीफोन विभाग हो, बिजली विभाग हो, उन डक्स के अंदर कंटिन्यू चलेगा। अरे मेरे भाई ये अपनी आलोचना करने की पॉलिसी छोड़िए, हर चीज में आलोचना करना भी अच्छा नहीं है। आप उत्तराखंड के शत्रु की भूमिका निभा रहे हैं आप लोग, उत्तराखंड के शत्रु की भूमिका मत निभाइए, उत्तराखंड के मित्र बनिए, शत्रु नहीं बनिए। उत्तराखंड से जो आप शत्रुता निभाते हैं, इसीलिए उत्तराखंड की जनता ने आपको सिरे से नकार दिया, उत्तराखंड की जनता ने आप लोगों को सिरे से नकार दिया। जो आपका नकारात्मक
नकारात्मक रवैया है, नकारात्मक राजनीति आप लोग रुकिए करते हैं। जयदीप साहब रुक जाइए एक मिनट। संजीव जी, अभी जयदीप जी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि ये कहा गया था कि जो आपदा जहां पर सबसे ज्यादा आती है वहां पर ड्रोन से सर्वे किया जाएगा। ये सवाल मैंने आपसे पहले भी पूछा था, लेकिन आपने इसका जवाब नहीं दिया था। बताता हूँ आपको। रुकिए जयदीप साहब रुक जाइए, जयदीप साहब रुक जाइए, आऊंगी मैं आपके पास। यशी जी जी, जैसा भी आपने ड्रोन सर्वे की बात कही, तो सरकार ने ड्रोन सर्वे करवाए हैं और चमोली जयदीप साहब कह रहे नहीं करवाए। यशी जी, और उनको तो कुछ दिखाई देता नहीं ना। हम जो काम करवाएंगे वो हर चीज में ना ही बोलेंगे, तो उनका ना तो हाँ बोलने का मैं कुछ कर नहीं सकता। और मैं भी आपको ये बता रहा हूँ, जो हमारी SDRF NDRF की टीम से हमने बरसात के चालू होने से पहले ही NDRF कहाँ से आ गई यहाँ? थपलियाल जी SDRF है भैया, SDRF है कि डबल इंजन की सरकार है, आपको जानकारी होनी चाहिए। डबल इंजन की सरकार है, SDRF NDRF दोनों काम कर रहे हैं उत्तराखंड में। हम लोगों ने NDRF की टीम्स भी यहाँ पर फौरी मदद। मैं थोड़ा सा एक पक्ष करना चाहता हूँ शुक्ला जी। जी जयदीप साहब। शुक्ला जी ये डबल इंजन की बात मैं आपको बताता हूँ। पिछले साल हम 7,000 करोड़ रुपए का नुकसान का आकलन लगभग माना गया था। 7,000 करोड़ रुपए के नुकसान के आकलन पर गृह मंत्री अमित शाह जी का बयान आया था कि हमने प्रदेश को 500 करोड़ रुपए आपदा के नाम पर दे रखे, उस नाम पर एडजस्ट कर लीजिए। अब 7,000 करोड़ रुपए के लगभग नुकसान के आकलन। रुकिए संजीव जी, आऊंगी मैं, संजीव जी आऊंगी मैं। ये डबल इंजन की सरकार कहती है कि 500 करोड़ रुपए में एडजस्ट कर लीजिए आपदा को। थपलियाल जी गंभीरता है डबल इंजन की। जी अपनी बात को पूरा कर सकते हैं, इसके बाद संजीव जी मैं आपसे जवाब लूंगी। शुक्ला जी, मैं ड्रोन सर्वे की बात कर रहा था। मेरी अधिकारियों से वार्ता हुई थी, PWD के पहले भी बात हुई थी, आपदा से पहले, इस मानसून सत्र से पहली बात हुई थी। उससे पहले हमारी सरकार जब हम अंतिम समय था तब मेरी वार्ता हुई थी सावध से। हमारा मानना यह था कि रुद्रप्रयाग और कर्णप्रयाग के बीच में 1-2 स्पॉट ऐसे जहाँ हर साल आपदा आती है, जहाँ हर साल मलबा भारी मात्रा में आता है और कई घंटों के लिए वहां पर सड़क बाधित हो जाती है। थपलियाल जी लगातार जाते रहते होंगे बद्रीनाथ केदारनाथ, तो मैं भी जाता रहता हूँ। 1-2 स्पॉट ये भी ऐसे जानते होंगे, वर्मा जी भी जानते होंगे। तो सवाल यह था कि जब ड्रोन सर्वे का हमारा मत ये था कि अगर हम ड्रोन सर्वे कर ले तो हमें मालूम हो जाए कि जब आपदा रुकी, जब मानसून सत्र समाप्त हुआ और हम अक्टूबर-नवंबर के बीच में है, तो एक बार अगर ड्रोन सर्वे हो जाए तो हमें स्थिति मालूम हो जाएगी कि कुछ ऐसे स्पॉट है जहाँ लगभग हर साल या दूसरे-तीसरे साल आपदा आती है, तो हम वहां पर अतिरिक्त तौर पर काम कर सकते हैं, वहां हम अधिक गंभीरता के साथ काम कर सकते हैं। और इस बार ऐसा हुआ, पिछले आपको याद होगा 2020 में फरवरी में आपदा आ गई थी, रेनी गांव के अंदर आपदा आ गई थी, कई सारे लोग उसके अंदर हताहत हो गए थे। तो इस तरह की आपदा बीच में आती रहती है। तो आपदा प्रबंधन कितनी मीटिंग करता है महीने में, आपदा प्रबंधन कितनी मीटिंग करता है प्रतिवर्ष, ये गंभीर मामला है। और सिर्फ मीटिंग तक सीमित न रहो, जो कार्यशैली है आपदा प्रबंधन की बड़ी कहीं ना कहीं गैर जिम्मेदार रही है। ठीक है जयदीप साहब, रुकिए, इसका जवाब भी मैं संजीव जी से लेते चलूंगी। रुकिए जयदीप साहब, किसी अधिकारी ने रिस्पॉन्स नहीं किया दोपहर तक। ठीक है जयदीप साहब रुक जाइए। रिस्पॉन्स वाले मसले पे भी मैं अभी यहाँ संजीव जी से जवाब दूंगी, लेकिन उससे पहले पीसी थपलियाल जी आपका रुख करूंगी मैं, क्या कुछ कहना इसको लेकर। संगीता जी, इसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। थपलियाल जी। जी ऐसा है कि आजकल बारिश का टाइम है, आजकल जो एक आपदा होती है, बड़ी आपदाएं, उसके लिए SDRF होती है, उसकी अलग से ट्रेनिंग होती है। आज जो डे टू डे एक्टिविटी है उसमें बार बार SDRF और NDRF का नाम ले रहे हैं, और मैं इनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि इस डिबेट के बाद ये अपने नगर निगम देहरादून में जाएं। खुद मेयर रो रहा था कि साहब मेरे पास वो गाड़ी भी नहीं है। अरे आप तमीज से बात करिए, आपको बात करने की तमीज ही नहीं है बिल्कुल। मेयर रो रहा था, मेयर छोटा भाई है क्या आपका? तमीज से बात कीजिए, आप बिल्कुल तमीज से बात कीजिए, आपको बात करने की तमीज ही नहीं है बिल्कुल। आप हर व्यक्ति के लिए इसी तरह से भाषा, ये गलत अभद्र भाषा का उपयोग करते हैं। आप अपनी पहले भाषा के ऊपर थोड़ा संयम रखिएगा। थपलियाल जी अपनी बात को पूरा करें। क्या चाहते हैं आप? थपलियाल जी कैसी तमीज चाहते हैं आप? थपलियाल जी अपनी बात को पूरा करिए प्लीज। क्या बोला अभी आपने?
हेलो, देखिए जो मेयर है, मेयर हमसे छोटा है। तुम्हें गढ़वाल हमारी संस्कृति का पता नहीं मिस्टर? हमारा छोटा भाई है वो। संवैधानिक पद की गरिमा होनी चाहिए। अरे पद की गरिमा होनी चाहिए। पद की गर्मी बताने वाले प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं चौकीदार हूं इस देश का, समझ गए? तुमको भगवान बोलूं मैं? पद की गरिमा माने हमारे वो हैं जनप्रतिनिधि, हम कान पकड़ के उठ बैठ कराने की क्षमता रखते हैं। हम यहाँ की जनता की आवाज है। हमारे मेयर के बारे में जो हमने कहा है कि आप नगर निगम में जाना, मेयर भगवान को कहना कि जरा बताइए कि आपके जो पंप हैं कितने काम कर रहे हैं, जो वार्ड जल भराव में पंप बाहर पानी फेंकते हैं, कितनी गाड़ियां हैं जो उनको पोजीशन करती हैं। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, यहाँ पे बहुत दुर्दशा है। और अभी जो अभी वासी साहब ने जो बोला यहाँ पे कि भाई कोऑर्डिनेशन होना चाहिए इंटर डिपार्टमेंट, वो क्या गलत बात थी? बोलने लगे नकारात्मक। क्या गजब की बात है। आप मानिए इस चीज को कि कोऑर्डिनेशन हमारे डिपार्टमेंटों में नहीं होता है, और यही कारण हमारी कहीं पे बिजली की लाइन खुद रही है और कहीं पीडब्ल्यूडी की लाइन खुद रही है। इन चीजों में अगर समन्वय नहीं होता, वो प्रॉब्लम है, और वो आपकी भी है, जयजी साहब की, हमारी भी है। इसलिए और बोल रहे हैं आपकी नकारात्मक सोच। मैं ये कह रहा हूं हमारी समस्या ये है कि अभी बारिश आ रही है, अब बारिश में जल भराव क्यों, स्कूल के बच्चे जाएंगे और गड्ढों में कितने गड्ढे हो रखे हैं। इन चीजों की हमें चिंता है भाई। चश्मे अगर कोई और नए चश्मे दे सको कि जिससे कि हम देख सके, खाली गड्ढों को भी हम भरा हुआ देखें, वैसा चश्मा अगर भाजपा के पास है तो दे दो। मतलब कुछ भी बोलने के लिए आप हमें टोकते रहते हो। ठीक है थपलियाल जी, इसका जवाब मैं अभी संजीव जी से लूंगी। संगीता जी अपनी बात को पूरा करिए, इसके बाद संजीव जी मैं आपके पास आऊंगी। संगीता जी। देखिए यशी जी, जिस तरह से संजीव भाई उतनी देर से चिल्ला रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें वो चीज दिखाई नहीं देती, तो देखिए यहाँ तीन और भी प्रवक्ता बैठे हैं, तो 3 लोगों को वो दिखाई नहीं दे रही है, एक को वो दिखाई दे रही है। हमेशा ये होता है कि जो ज्यादा मत में होता है वो बात सही होती है, मेजॉरिटी में। तो देखिए दूसरी मेजॉरिटी में बात सही होती है। दूसरी बात एक बात की ओर मैं ध्यान और आकर्षित करना चाहूंगी यशी जी। संजीव भाई सुन लीजिए, अब आप बहुत सभ्य भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। आप दूसरों को लेक्चर देने से पहले अपनी भी शब्दावली पर ध्यान दिया कीजिए। जिनके घर खुद के शीशे के हैं वो दूसरों पे पत्थर फेंकने चले हैं। देखिए यशी जी, मैं आपको ध्यान एक और आकर्षित करना चाहूंगी कि यहाँ उत्तराखंड में बहुत सी नदियों के ऊपर लकड़ी के पुल बने हुए हैं, और वो लकड़ी के पुल अभी तक वैसे ही हैं। उत्तरकाशी का एक पुल मैंने अभी देखा तो वहाँ 5 गांव उससे लगे हुए हैं, और वो पुल की ऐसी खस्ता हालत है कि वो टूटने को तैयार है, फिर भी वहाँ के लोग वहाँ मजबूरी बस उस लकड़ी के पुल से होकर के जा रहे हैं। तो सोचिए अगर वो लकड़ी का पुल ढह जाएगा तो कितनी अप्रिय घटनाओं हो सकती हैं। तो इस तरह से सिर्फ एक जगह का नहीं, हर जिले में बहुत से ऐसे लकड़ी के पुल हैं। यहाँ भी जब जो धामी जी की अभी विधानसभा है चंपावत, यहाँ जब धामी जी पिछले कार्यकाल में मुख्यमंत्री जी थे और यहाँ आए तो यहाँ एक किरोड़ा का पुल पड़ता है, उससे बहुत से गांव अटैच है और वहाँ पुल की जरूरत है। अभी अक्टूबर में जब आपदा आई थी तो उस समय वहाँ के लोग 2-2, 3-3 दिन गांव से बाजार नहीं आ पाए अपनी जरूरी सामान के लिए भी, तो उन्होंने कहा यहाँ हम पुल बना देंगे। आज दूसरा कार्यकाल भी धामी जी का आ चुका है और अभी भी वो वैसा का वैसा ही है, वहाँ पुल नहीं बना है। और ये बात कर रहे हैं कि हमने बहुत सारे काम कर दिए हैं, तो आप भाई इस पर भी पहले तैयारी कीजिए। देखिए कि उत्तराखंड में कहाँ कहाँ लकड़ी के पुल बने हुए हैं, आप उनको पक्का कीजिए, उनकी व्यवस्थाएं कीजिए। आप जनता को वहाँ ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं किसी भी हाल में। और NDRF, SDRF, ये वो जो बड़ी बड़ी बातें आप करते हैं, ये केवल ज्ञान बांटने मत बैठा कीजिए डिबेट में। ज्ञान बहुत सुना है हमने और हम लगातार देख रहे हैं 22 वर्षों में क्या धरातल पे काम हुआ है और क्या होगा वो बताया कीजिए संजीव भाई। संगीता जी 10 साल संजीव जी पहले मेरा सवाल सुन लीजिए। संजीव जी मेरा सवाल सुन लीजिए, उसके बाद फिर जवाब दीजिएगा। संजीव जी मेरा आपसे ये सवाल है कि अगर विपक्ष इस बात को कह रहा है कि कोऑर्डिनेशन की कमी है, जैसे कि अभी वसी जदी साहब इस बात को कह रहे थे, थपलियाल जी भी इस बात को कह रहे थे कि कोऑर्डिनेशन की कमी है, जो वहां पे इंचार्ज हैं उनकी आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होता है। रिस्पॉन्स की बात अभी जदी साहब कह रहे थे कि कॉल किया जाता है पर घंटों, वो टाइम लिमिट जो है वो अभी सीमित नहीं है कि कितने टाइम पे वो वहां पर टीम पहुंचेगी मदद के लिए, जो भी चीजें हैं।
जैसे कि भी जैदी साहब बता रहे थे। इन सब पर फोकस करना जरूरी। देखिए संजीव जी, मैं ये डिनाई नहीं करती हूँ कि आपने काम नहीं किया या जो भी काम आप गिना रहे हैं वो हो सकता है कि आपने धरातल पर करे हैं, और विपक्ष का काम आलोचना करना, विपक्ष का काम है कि वो सवाल उठाए आपसे, जो काम नहीं हुआ है उन पर बात करे, जो काम आपने किया है उस पर बात तो आप कर ही रहे हैं ना। अब उस पर भी विपक्ष बात करेगा तो जो नहीं हुआ इस पर बात कौन करेगा फिर? यशी जी देखिए, माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी डे टू डे अधिकारियों की बैठक ले रहे हैं, उनको निर्देश दे रहे हैं। अभी आप मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दीजिए संजीव जी, कि संगीता जी ने जो भी बातें बोली क्या वो गलत थी? आप मुझे इतना बताइए संजीव जी पहले तो। यशी जी मेरी बात सुनिए, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ, उनकी बात का भी जवाब दे रहा हूँ जी, संगीता जी की बात का जवाब दे रहा हूँ जी। देखिए, सरकार ने आपदा कंट्रोल रूम स्थापित किया है। कहीं से भी किसी भी अप्रिय घटना की समाचार आता है तो सरकार इंस्टेंटली बोल रहा हूं मैं, उस घटना का संज्ञान लेते हुए वहां पर रिलीफ और रेस्क्यू के लिए पूरी टीम्स भेज रही है। और कुछ ऐसे अति संवेदनशील, संजीव जी अनम्यूट करें खुद को। ये दैविक आपदा एक आम सी बात है, लगभग आती है, चाहे उसका क्षेत्र कोई भी आसपास का हो। तो ऐसी जगहों पर रेस्क्यू के सरकार ने पहले से ही तमाम प्रबंध करके रखे हैं ताकि वहां पर किसी भी प्रकार की जान माल की हानि होने से सरकार उसको बचा सके, और तमाम तरीके के जो रेस्क्यू की जो हमारा काम है उसको हम बहुत अच्छे से उसको अंजाम तक पहुंचा सके। और साथ ही जैसे मैंने पहले बोला कि रसद की कोई प्रॉब्लम नहीं है, रसद की कोई प्रॉब्लम नहीं है, और किसी भी प्रकार से डॉक्टर्स को पहले से हिदायत दी गई है कि किसी भी अप्रिय घटना के लिए आप लोग तैयार रहें। कहीं पर भी यदि कोई इस तरह की डिजास्टर की बात आती है, कहीं पर भी ये जो कहीं पहाड़ वगैरह ढह जाते हैं हमारे, तो इस तरह की उससे क्या होता है कि रोड्स बाधित हो जाते हैं और यात्रियों की हमारी लंबी लंबी कतारें वहां पर रोड्स पे लग जाती हैं। उन लोगों के लिए एक असुविधा का उन लोगों को सामना करना पड़ता है। तो यात्रियों को भी पहले से एक माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी और हमारी जितनी भी एजेंसियां उनको एक तरह से ऐसे करके बोला गया है कि आप मौसम की जानकारी लेने के बाद ही जो हमारे इस तरह के जिले हैं उनकी तरफ रुख करें, ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई असुविधा का सामना न करना पड़े। और मौसम विभाग के साथ सरकार का लगातार समन्वय बना हुआ है। और मैं अपने उन सभी भाइयों बहनों से भी एक अपील करना चाहता हूं, जिन लोगों ने अपने घर नदियों के किनारे बना रखे हैं, प्रकृति से भी खिलवाड़ ना करें। और जब भी कभी बरसात का इस तरह का मौसम होता है या तेज बरसात होती है, तो पहले से ही उन अपने नदी किनारे के स्थानों को छोड़ के अन्यत्र स्थानों पर, सुरक्षित स्थानों पर जाएं, ताकि जान माल की किसी प्रकार की हानि ना होने पाए। और सरकार हर वो कदम उठा रही है, पहले से ही प्रिकॉशनरी मेजर ले रही है, ताकि हम किसी भी प्रकार का कोई न खतरा हो, ना जान माल की कोई हानि होने पाए। ठीक है संजीव जी, मैं आप रुक जाइए, मैं आपको यहाँ पर रोकूंगी। पहले जैदी साहब की 1 मिनट बात सुन लेते हैं। जैदी साहब जी उनके एक सवाल का भी मैं जवाब दे रहा हूं। संजीव जी 1 मिनट दीजिए, मैं इसके बाद आपके पास ही आऊंगी। संजीव जी 1 मिनट दीजिए मुझे प्लीज। जैदी साहब, जैदी साहब अपनी बात को पूरा कर सकते हैं आप? शुक्ला जी मेरी आवाज आ रही है? जी जी शुक्ला जी, अभी मैं सुन रहा था संजीव वर्मा जी को। जी दरअसल समस्या यही होती है भाजपा के प्रवक्ताओं के साथ कि ये प्रेस विज्ञप्ति पढ़ने लगते हैं। ये प्रेस विज्ञप्ति कागजी जबान में बात करने लगते हैं कि हम ये सब कर रहे हैं, नदी के किनारे रहना छोड़ दीजिए। तो प्रेस विज्ञप्ति पढ़ने से ज्यादा धरातल पर काम देखिए तो ज्यादा बेहतर होगा।
अभी मैं आपको बताता हूँ, धरातल पे काम करते हैं, हम धरातल पे काम करते हैं, मैंने आपकी पूरी तरह काम करते हैं। आप लोगों की भी 10 साल सरकार रही, क्या किया आप लोगों ने? क्या किया आप लोगों ने? सिवाय भ्रष्टाचार के कुछ नहीं किया आप लोगों ने। हमें तो भ्रष्टाचार में जेल भेजी है ना, 5 साल सरकार चला ली हम लोगों ने, तो आप लोगों ने भेजे में जेल भ्रष्टाचार में। आपको मैंने पूरा प्रतीक्षा करो भैया, आपकी अभिलाषा बहुत जल्दी पूरी होगी। प्रतीक्षा, हाँ करो। एक ये जो आरोप आप लगाते हैं ना, इन आरोपों को आप धरातल पर उतारिए ना। अगर हम लोगों ने अरे आपके राहुल और सोनिया भी बेल पे हैं, आप प्रतीक्षा करो। राहुल और सोनिया भी बेल पे हैं, आपकी अभिलाषा बहुत जल्दी पूरी होगी। हाँ, सब दिखाई दे रहा है। आप जो ईडी और सीबीआई तक पहुंचाते ना, राहुल जी भी प्रतीक्षा में है, आप लोग भी प्रतीक्षा में रहिए, तो इन चीजों को अपने खिलौना मत बनाइए आप लोग, उसके ऊपर अलग से चर्चा करूंगा। लेकिन सुनिए पहले मेरी पूरी बात। कोई डे टू डे मीटिंग मुख्यमंत्री जी नहीं ले रहे हैं। एक मीटिंग उन्होंने आप तक की ली थी, पिछले हफ्ते की बात है। और अभी आप लोगों ने प्रभारी मंत्री बनाए हैं, 13 जिलों के प्रभारी मंत्री बनाए हैं या नहीं बनाए हैं? मुझे एक मीटिंग का दिखा दीजिए आप, कोई फोटोग्राफ की किसी भी मंत्री ने अपने जिले में ले जाकर प्रभारी मंत्री ने कोई मीटिंग ली हो। तो ये आपकी सरकार की गंभीरता है। अरे जितने हमारे प्रभारी मंत्री, जितने प्रभारी मंत्री हैं, वो अपने अपने जिलों की चिंता कर रहे हैं, अपने जिलों में सभी दिशा निर्देश अधिकारियों को दे रहे हैं, लगातार धरातल पे काम कर रहे हैं। अरे आपके झूठ बोलने से क्या होता है भाई? आपके झूठ बोलने से क्या होता है? अरे भैया, आपका तो काम ही भ्रम फैलाने का है, झूठ बोलने का है। ठीक है जयदीप साहब और संजीव जी, आरोप प्रत्यारोप के अलावा भी मैं जरूर इस बात का डिस्कशन जरूर करना चाहूंगी कि आपदा को लेकर जब भी बात होती है तो आपदा के बहुत से कारण होते हैं। देखिए, हम प्राकृतिक आपदाओं को रोक तो नहीं सकते हैं, लेकिन उन्हें हम कम जरूर कर सकते हैं। जब लास्ट उत्तराखंड में आपदा आई थी तो जो टनल में लोग फंसे गए थे, जब उनको निकाला गया था, उस टाइम हमने बहुत एक्सपर्ट से बात की थी कि आखिर उत्तराखंड में इतनी आपदाएं क्यों आती हैं। तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स थे जिनका ये कहना था कि भाई प्रकृति के साथ अगर आप खिलवाड़ करेंगे तो प्रकृति आपको छोड़ेगी नहीं। और कहीं ना कहीं विपक्षी दलों को भी और सरकार में जो लोग हैं उनको भी इस बात को समझने की जरूरत है कि हमें इस पर भी फोकस करना चाहिए कि जो प्रकृति है उसके साथ खिलवाड़ ना हो। पेड़ किस तरीके से उत्तराखंड में काटे जा रहे हैं, इस पर हम इससे पहले कई बार डिबेट कर चुके हैं, हम इस पर चर्चा भी कर चुके हैं। उत्तराखंड में पेड़ काटे जा रहे हैं, जैसे कि अभी संजीव जी कह रहे थे कि हम जनता से अपील करते हैं कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ ना करें, लेकिन उसके लिए एक कदम आपको भी उठाना चाहिए और विपक्ष को भी कहीं ना कहीं इस पर ध्यान देने की जरूरत है। संजीव जी, इस पर आपसे जवाब दूंगी, उसके बाद जयदीप साहब आपके पास होंगे। संजीव जी। यशी जी, मैंने पहले कहा कि सरकार इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए, दृष्टिगत रखते हुए प्रिकॉशनरी मेजर पर काम कर रही है। जहां जहां जो डिजास्टर वाली कुछ इस तरह से संवेदनशील और अति संवेदनशील स्थान है, वहां पर हम लोगों ने पहले पूरी व्यवस्था करके रखी है कि यदि जैसे कि कुछ ऐसे चिन्हित स्थान है जहां पर अक्सर बादल फटने की घटनाएं होती हैं और जिससे आसपास का तमाम जो स्थान है वो पूरी तरह से प्रभावित होता है, और इसी प्रकार की जो घटनाएं इनकी पुनरावृत्ति ना हो, और यदि इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो वहां पर इंस्टेंट रिलीफ और रेस्क्यू हम कितना तेजी के साथ कर पाए, उसके लिए सरकार ने जो हमारी SDRF है वो ऐसी जगहों में एक टीम पहले से डिप्लॉय कर दी है, ताकि वहां तक जाने के लिए उनका जो समय बर्बाद होता है वो समय बर्बाद ना हो और किसी भी प्रकार की जान माल की हानि को इंस्टेंटली रोका जा सके। ठीक है संजीव जी। जयदीप साहब, इसके बाद संगीता जी आपके पास होंगी, थोड़ा जी आपके पास होंगी, कम शब्दों में अपनी बात को पूरा करेगा। जयदीप जी। प्रभारी मंत्री बनाए थे, किसी प्रभारी मंत्री ने जाकर जिले के बाद रिपोर्ट नहीं ली, किसी प्रभारी मेरे आपकी पूरी बात वही रवैया है। संजीव जी सुन लीजिए प्लीज, संजीव जी वक्त की कमी है प्लीज, संजीव जी सुन लेने दीजिए, विपक्ष को भी सुन लिया करिए कभी कभी। संजीव जी आपसे मेरी पूरी बात सुनिए वर्मा जी, मैंने आपकी बात। जयदीप जी बहुत कम शब्दों में चाहूंगी कि अपनी बात को पूरा करिए प्लीज। जयदीप साहब बहुत कम शब्दों में प्लीज अपनी बात को पूरा करिए। सवाल ये है कि सरकार गंभीरता दिखाए,
दैवीय आपदा से निपटने के लिए जो रेस्क्यू टाइम है वो कम होना चाहिए। उसके बाद मुआवजा राशि में बढ़ोतरी होनी चाहिए। उसके बाद सभी विभागों में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। और इसके अलावा SDRF जहां पर कम पड़ रही है वहां पर NDRF की सेवाएं लेनी चाहिए और एयर एम्बुलेंस और इसके अलावा और अतिरिक्त JCB अतिरिक्त एम्बुलेंस की वहां पर व्यवस्था होनी चाहिए। उत्तराखंड के अंदर ये 2 महीने बड़ी गंभीरता के साथ गुजरते हैं। जुलाई अगस्त का महीना बहुत ज्यादा गंभीर होता है और हम आशा करते हैं और जैदी साहब हम भी उम्मीद करते हैं कि सरकार आपकी इन बातों पर ध्यान दे, आपके सुझावों का स्वागत करे और इस पर फोकस करे। संगीता जी, बहुत कम शब्दों में चाहूंगी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। यश जी, मैं एक चीज और कहूंगी कि जो भी लोग इस आपदा में प्रभावित होते हैं उनके पुनर्वास के लिए भी एक ठोस नीति बननी चाहिए जी। क्योंकि हमने अभी देखा नैनीताल में जिस तरह से कुमाऊं में अक्टूबर में आपदा आई, अभी भी उन लोगों के 400 से ज्यादा परिवार हैं जिनके पुनर्वास की व्यवस्था नहीं की गई है और वहां अभी भी काम नहीं हुआ है। वहां के लोग इस वाली बरसात से बहुत ज्यादा डरे हुए हैं क्योंकि जो राज्य सरकार है वो केंद्र का मुंह देख रही है कि केंद्र से हमें कुछ मिले तो हम उस वहां की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करें। लेकिन अभी भी रामगढ़ और गर्म पानी और खैरना जो वहां जगह है पिछली बार की आपदा से ग्रसित इलाके हैं, वहां अभी तक भी कोई काम नहीं किया गया। ठीक है थपलियाल जी, तो सरकार को चाहिए जहां काम नहीं हुआ है वहां सरकारों को ये समझना पड़ेगा। अगर ये विजनरी सरकारें होती तो इनको ये समझना पड़ेगा कि आपदा कहीं भी आ सकती है और वहां SDRF पर इनकी मशीनरी नहीं पहुंच सकती। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है कि पहाड़ के हर पत्थर पे पूर्व सैनिक बैठा हुआ है और ऐसे ह्यूमन रिसोर्स को जिसको आपदा का पूरा ज्ञान है उसका प्रयोग ये कर ही नहीं पाते। ये लोग हमेशा शब्दों के जाल में फंसाकर लोगों को मरने दिया जा रहा है। ये बड़ी भारी दुख की बात है और जो ग्रामीण है जी, जो ट्रेन लोग यशी जी, एक बड़ा डेवलपमेंट अभी हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितने भी हमारे कहीं पर भी आपदा आती है तो आपदा की जो राहत राशि है पहले उसको मिलने में कुछ विलंब हो जाया करता था। उस आपदा राशि को 1 दिन के अंदर देने का उन्होंने निर्देश दिया है अधिकारियों को कि कहीं भी आपदा आती है तो आपदा की राहत राशि 1 दिन में सरकार देगी। इस प्रकार का उन्होंने ये ऑर्डर बकवास है। आपदा की राशि चलिए ठीक है थपलियाल जी, वक्त की भी चूंकि कमी है और उम्मीद करते हैं कि सरकार इसको लेकर गंभीरता दिखाए। और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और आज हम बात कर रहे थे कि आपदा को लेकर सरकार कितनी तैयार है, तो वहीं सरकार लगातार ये दावे कर रही है कि हम आपदा को लेकर पूरी तरीके से तैयार है। हालांकि विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि धरातल पर किसी तरीके का कोई काम नहीं किया गया है, लेकिन सरकार कह रही है कि हम इसे गंभीरता से ले रहे हैं। फिलहाल देवभूमि के दंगल में इतना ही। देखते रहिए K-News इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी हिंग, कण कण में जान।